अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरा नाम है उमर मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं उमर मुज़फ़्फ़र ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। क्या है हमारा टॉपिक? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। देखो, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसके दो लोबस होते हैं। क्या होते हैं? दो लोबस। और ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? ये लोकेटेड होता है हमारे ट्रैकिया के ऊपर। कहाँ पे होता है? ट्रैकिया के ऊपर। मान लो ये ट्रैकिया का ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा। इसके एक साइड पे थायराइड ग्लैंड का एक लोब होता है और दूसरे साइड पे दूसरा लोब, और ये बीच में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ठीक। ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया। और ये क्या है? ये है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, लिखते हैं। थायराइड ग्लैंड हैज टू lobes located on either side of trachea। ठीक है, ठीक। देखो, इस थायराइड ग्लैंड के जो दो लोब्स होते हैं ना, ये यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम कहते हैं इज़थमस। इज़थमस पढ़ो या इज़मस पढ़ो। इज़मस पढ़ो या इज़थमस, और नाम में क्या रखा है। ठीक, देखो, द टू lobes are connected by a thin flap of connective tissue, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड इज़मस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, इंटरनली ये दो चीज़ों से बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? दो चीज़ों से। थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, दो चीज़ों से बना हुआ होता है। पार्ट्स नहीं, दो चीज़ों से, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फॉलिकल्स और दूसरे को हम कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, ये इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ना, ये किससे बने हुए होते हैं? ये फॉलिकुलर सेल्स से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है सर, ये फॉलिकल्स क्या हुआ? देखो, जब कई सेल्स जुड़ते हैं ना और एक कैविटी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कैविटी बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉलिकल। क्या कहते हैं उसे? फॉलिकल। ऐसे ही बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं किसमें? थायराइड ग्लैंड में, जिन्हें हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। अब ये क्या है? ये है फॉलिकुलर सेल्स। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। और ये जो स्ट्रोमल टिश्यू होता है, ये इन सब सारे फॉलिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। ठीक, ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती है ना, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। सिक्रीट हार्मोन्स। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स वो हम अभी लिखेंगे। पहले यहाँ पे लिखता हूँ। ये दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये सेल्स दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। पहला जिसे हम T4 के नाम से जानते हैं, और दूसरा जिसे हम T3 के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, देखो, मैंने कहा कि जो थायराइड ग्लैंड होता है,
ये इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक थायराइड फॉलिकल्स, दूसरा थायराइड स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक सर, ये फॉलिकल्स क्या हुए? मैंने कहा कि जब सेल्स जुड़कर एक कैविटी बनाते हैं, जुड़कर एक कैविटी बीच में बनाते हैं, इसे हम कहते हैं फॉलिकल। क्या कहते हैं इसे? फॉलिकल। और बहुत सारे फॉलिकल्स इस थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। ये जो सेल्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ठीक, यही फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं? हार्मोन्स। कौन कौन से? एक T4 और दूसरा T3 हार्मोन। ठीक, अब हम इन दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसको ये लिखना है वो लिख ले। ठीक है, तो सबसे पहला हार्मोन जो हमने लिखा था कौन था? वो T4। इसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनीन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? टेट्रा आयोडो थायरोनीन। 4 है ना यहाँ पे, टेट्रा आयोडो थायरोनीन। और इसी का दूसरा नाम होता है थायरॉक्सिन। याद रखना, थायरॉक्सिन। दूसरा जो हमने हार्मोन कहा था T3। ठीक है, ठीक, इसका नाम होगा ट्राई आयोडो थायरोनीन। क्या कहते हैं इसे? ट्राई आयोडो थायरोनीन। समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, फॉलिकुलर सेल्स दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, T4 जिसे हम टेट्रा आयोडो थायरोनीन कहते हैं और इसका दूसरा नाम है थायरॉक्सिन। T3 जिसे हम ट्राई आयोडो थायरोनीन कहते हैं। ये बात याद रखना कि थायरॉक्सिन किसका नाम है? थायरॉक्सिन किसका नाम है? T4 का नाम है थायरॉक्सिन। ठीक है, ठीक है। देखो ये जो ये दोनों हार्मोन्स होते हैं ना, देखो इनमें क्या लिखा है? आयोडो, दोनों में आयोडीन है। सो इनकी प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो आयोडीन ही होता है। क्या होता है? आयोडीन। लिखते हैं आयोडीन। लिख रहा हूं मैं, आयोडीन इज essential for the normal rate of synthesis of these hormones। देखो क्या है, देखो अगर ये हार्मोन्स नॉर्मल स्पीड से हमें प्रोड्यूस करने हैं ना, तो उनके लिए क्या जरूरत होता है? हमें आयोडीन। रेट ऑफ सिंथेसिस मतलब स्पीड ऑफ सिंथेसिस, कितना बन रहा है पर सेकंड या पर डे में कितना बन रहा है, इसे कहते हैं रेट ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, आयोडीन इसके लिए जरूरी होता है। देखो अगर इस आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई, द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू क्या करता है ये? अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई तो दो चीज़ें होती हैं। एक, पहली चीज़ जिसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है जिसे हम कहते हैं गॉइटर। सर ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है और गॉइटर क्या होता है? देखो इसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, और गॉइटर होता है क्या? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। समझ में आ रहा है? देखो मैंने कहा कि इन दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए
सबसे ज़्यादा एसेंशियल जो होता है वो होता है आयोडीन। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई तो दो कंडीशंस होती है, एक को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म और दूसरे को हम गॉइटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ठीक। हाइपोथायराइडिज्म मीन्स लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स कम सिक्रीट होते हैं, और गॉइटर होता है क्या, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे वो बल्ज हुआ होता है इतना बड़ा। ठीक, देखो ये जो हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, हाइपोथायराइडिज्म अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाए तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कराता है। किसमें? चाइल्ड में। क्या क्या कंडीशन कराता है ये चाइल्ड में? हाइपोथायराइडिज्म, थायराइडिज्म इन प्रेग्नेंट फीमेल्स cause defective development and maturation of baby। ठीक है, देखो अगर हाइपोथायराइडिज्म किस में हो जाए, प्रेग्नेंट फीमेल्स में हो जाए, तो ये डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मैचुरेशन कराता है बेबी की, जिसकी वजह से लीडिंग टू शंटेड ग्रोथ। देखो अगर फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो वो बच्चे में कॉम्प्लिकेशन कराता है जिसे कहते हैं शंटेड ग्रोथ। यानी कि शंटेड ग्रोथ मतलब इसकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, यानी कि ये ग्रो नहीं हो पाता। अब यहाँ पे जो ये शंटेड ग्रोथ होती है ना, किसकी वजह से? हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, जो कि किस में होता है? प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है, जिसकी वजह से बच्चों में क्या होता है? शंटेड ग्रोथ। इस शंटेड ग्रोथ को हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। देखो हमने इससे पहले भी पढ़ा है शंटेड ग्रोथ पिट्यूटरी डिवार्फिज्म में, लेकिन वहाँ पे उसे कहते हैं पिट्यूटरी डिवार्फिज्म, यहाँ पे हम कहते हैं इसे क्रिटिनिज्म। ठीक है, ठीक। सिर्फ शंटेड ग्रोथ ही नहीं होती है, 5 चीज़ें होती है। शंटेड ग्रोथ, इसका जो IQ होता है ना वो लो होता है, लो IQ। सर IQ क्या हुआ? अबे इंटेलिजेंस कोशेंट। किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस अगर हमें मेजर करनी है ना तो हम किस में करते हैं? IQ में करते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट जिसे हम कहते हैं। तो इसका ये जो IQ होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तीसरी चीज़ कहाँ लिखो, वहाँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तीसरी चीज़ होती है इसकी मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन। देखो ये दिमाग के तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है ये बच्चा। ठीक, मेंटल रिटार्डेशन। और एबनॉर्मल स्किन, इसका स्किन भी जो होता है ना वो भी एबनॉर्मल होता है। और लास्ट चीज़ जो इसमें होता है वो क्या है? शंटेड ग्रोथ आया, लो IQ, मेंटल रिटार्डेशन, एबनॉर्मल स्किन और डेफ म्यूटिज्म। क्या होता है? डेफ म्यूटिज्म। सर डेफ म्यूटिज्म क्या हुआ? देखो डेफ मीन्स बहरा, जिसको कुछ सुनाई नहीं देता। म्यूटिज्म मतलब जो कि गूंगा हो, यानी कि जो कुछ बोल ही नहीं पाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होती है किसकी? बेबी की, जिसकी वजह से उसकी होती है शंटेड ग्रोथ। शंटेड ग्रोथ मीन्स स्टॉप्ड ग्रोथ, ये मैंने कहा है, स्टॉप्ड ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे क्रिटिनिज्म। दूसरी चीज़ इसमें होती है लो IQ, मेंटल रिटार्डेशन होती है इसमें, यानी कि उसका दिमाग भी उतना तेज नहीं होता है। और एबनॉर्मल स्किन एंड डेफ म्यूटिज्म समझ में आया? ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें NCERT में लिखी हुई होती है। आपको कोई कभी ऐसे क्वेश्चन देगा कि 2-4 कंडीशन हुई है किसी बेबी में, आप ये बता दीजिए कि जो इसकी मदर थी उसमें कौन सी डिजीज़ थी, कौन सी होती? हाइपोथायराइडिज्म। समझ में, ध्यान में ये रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। देखो
हमने अभी पढ़ा हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके बाद पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, फिर कंफ्यूज हो जाओगे सर हाइपोथायरॉयडिज्म था कि हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसलिए यहाँ पे याद रखना, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेग्नेंट फीमेल्स में हो जाए तो ये कंडीशन होती है बेबी में। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे क्या, हाइपो पढ़ा, अब हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म। किसी को लिखना है तो वो लिख ले, मैं मिटाने जा रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, देखो मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या कहा था, अगर डिफिशियंसी हो जाए आयोडीन की। अब यहाँ पे अगर एक्सेस हो जाए आयोडीन तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, नहीं। देखो ये याद रखना, हाइपरथायरॉयडिज्म की अलग कंडीशंस होती है। एक्सेस हो जाए आयोडीन, एक्सेस हो जाए ऐसा नहीं होता है। क्या क्या हो सकता है, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, कैंसर या डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स इन थायराइड ग्लैंड। देखो अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड में या डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स। सर ये डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स क्या हुआ? देखो डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू, डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स होते हैं एबनॉर्मल टिश्यू, एबनॉर्मल टिश्यू। अगर थायराइड ग्लैंड में एबनॉर्मल टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ या खुदा न खास्ता कैंसर हो गया, तो इसकी वजह से ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, थायराइड हार्मोन्स, उनकी सिक्रीशन और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, आर रिलीज्ड इन एबनॉर्मली हाई क्वांटिटीज, ठीक है। यानी कि किसकी वजह से? हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एबनॉर्मली हाई क्वांटिटीज होती है किनकी? हार्मोन्स की, ठीक। उसकी वजह से बहुत सारी कंडीशंस होती है। ये समझ में आया कि किसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है? डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स। हाइपरथायरॉयडिज्म की हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें एक टाइप पढ़ना है हाइपरथायरॉयडिज्म का। किसका? हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसे हम कहते हैं एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, ठीक है। देखो क्या होता है, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर एक टाइप है किसका? हाइपरथायरॉयडिज्म का। समझ में आया? एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर इज अ टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। याद रखो, हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने टाइप नहीं पढ़े, लेकिन एक ही टाइप है जो किस में दिया है? हाइपरथायरॉयडिज्म में। एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर इज अ टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, इट्स अ टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इस एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर में क्या होता है? सबसे पहले ये बात याद रखिए कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है। देखो सबसे पहली कंडीशन जो इसमें होती है वो है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। सबसे पहली कंडीशन जो एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर की है वो है एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे बल्ज होता है। दूसरी कंडीशन इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। सर ये इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हुआ? हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो जाए उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है किसी फिक्स्ड स्पीड से चलती है, ठीक है, फिक्स्ड रेट होता है इनका। लेकिन इस एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर में इनका रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, इनकी स्पीड
इंक्रीज होती है। ठीक, तीसरी चीज़, अब अगर मेटाबॉलिक रेट हाई है तो इसकी वजह से होता है वेट लॉस। वेट लॉस क्या होता है? वेट लॉस। चौथी कंडीशन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, वो है बल्जिंग नहीं, प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स। प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल। प्रोट्रूशन की स्पेलिंग मुझे याद नहीं है यार, बुक से देख लेना। देखो, प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स मतलब इनकी जो आंखें होती है ना वो बल्जेड हुई होती है। क्या हुई होती है? बल्जेड। ठीक है, अब इसकी कौन सी फिगर बनाऊं मैं? प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स मतलब इनके आईबॉल्स जो होती है ना वो बाहर निकली हुई होती है। ठीक, ये याद रखा। अब इस एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर का दूसरा ही नाम है ग्रेव्स डिजीज, आल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, ये याद रखना। ग्रेव्स डिजीज बहुत बार आया है नीट में। ये जो ये वर्ड होता है ना ये बहुत बार आया है नीट में, ये याद रखना। मैंने पढ़ाया कि हाइपरथायरॉयडिज्म किसकी वजह से होता है? अगर कैंसर हो जाए या डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स हो जाए थायराइड ग्लैंड में। सर नोड्यूल्स क्या हुए? एबनॉर्मल टिश्यू, डेवलपमेंट ऑफ द एबनॉर्मल टिश्यू। ठीक, फिर मैंने कहा इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ये हार्मोन की प्रोडक्शन होती है या रिलीज होता है वो हाई हो जाता है किसमें? हाइपरथायरॉयडिज्म में। फिर मैंने कहा कि एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज अ टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एक टाइप है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है? सबसे पहली कंडीशन एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये बात याद रखना, थायराइड ग्लैंड इसका बल्ज हुआ होता है, इसकी एनलार्जमेंट होती है। दूसरा इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी मैंने समझा दिया। वेट लॉस एंड प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स। और लास्ट चीज़ जो मैंने बताई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है ग्रेव्स डिजीज भी किसको कहते हैं हम? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर को कहते हैं। ठीक, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इसका लोकेशन, फिर हमने इसके हार्मोन्स पढ़े, फिर डिजीजेज पढ़ी कौन कौन सी? हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो ये हार्मोन्स एक्चुअली में थायराइड ग्लैंड के होते हैं, एक्चुअली में ये काम क्या करते हैं, अब वो पढ़ेंगे। ठीक, मैं मिटा दूं, जिसको लिखना है वो लिख ले। ठीक है, अब है इसकी फंक्शंस। देखो, ये जो ये हाइपोथैलेमेटिक नहीं, थायराइड ग्लैंड के जो ये हार्मोन्स होते हैं ना, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? समझाता हूं। दे रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट में। मेटाबॉलिक रेट मैंने ये भी कहा था कि जो भी रिएक्शंस बॉडी में होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और उनकी जो स्पीड होती है उसे हम कहते हैं रेट, मेटाबॉलिक रेट। ठीक, अब इस स्पीड को हमें इंक्रीज करना है, इन रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो कौन करते हैं? ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, ठीक। सेकंड बात, these hormones help in, किसमें हेल्प करते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। सर ये इरिथ्रोपोइसिस क्या हुआ? इरिथ्रोपोइसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स। क्या? थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, दे रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करते हैं। प्रोटीन्स
एंड फैट्स, तीनों चीज़ों की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ये रेगुलेट करता है। चौथी बात, दे मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, ठीक, ये क्या काम करते हैं, हमारे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ये मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स पता है ना यार, वाटर एंड आयन बैलेंस। आयन मान लो वो कौन से होते हैं, पोटेशियम आयन्स मान लो या सोडियम आयन्स, इनको हमारी बॉडी में बैलेंस रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। मैंने कहा कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से, T3 एंड T4। लेकिन ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये एक और हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड आल्सो secretes a hormone called thyrocalcitonin, which regulates blood calcium levels, ब्लड कैल्शियम लेवल्स। थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ये याद रखना, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम लेवल्स, यानी कि ब्लड में जो हमारे पास कैल्शियम होता है उनकी लेवल्स को मेंटेन करता है। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे एंड होता है किसका, थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, इतना ही हमें पढ़ना है। लेकिन ये जो ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक में से पिछले सालों में भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। पिछले 2 साल से नहीं, 20 तक बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक, सो इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना, इसके नोट्स अच्छी तरह से बनाना, 2-3 बार इसको रिवाइज करना और समझ समझ के पढ़ना। जो जो मैंने बात कही कि इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक में पिछले सालों से आए हैं। तो अब वही देखते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा दूं पहले। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया था 2019 में, नीट में आया था। इसमें हमने कौन कौन सी डिजीजेस पढ़ी है पिछले लेक्चर्स में। हमने एक्रोमेगाली पढ़ी है, ठीक, हमने अभी गोइटर पढ़ा, ठीक, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज और एडिसन्स डिजीज हमें आगे पढ़नी है। ठीक है, ठीक, तो इन्हें मिलाना था क्या, मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद रेस्पेक्ट टू डिजीजेस, यानी कि किस किस हार्मोन, कौन कौन सा हार्मोन किस किस डिजीज के साथ रिलेटेड है। देखो, हमने एक्रोमेगाली तो पढ़ा था, किस हार्मोन की वजह से होती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ठीक है, ये तो सबसे पहला हो गया। ठीक, दूसरा थायरॉक्सिन हमने अभी पढ़ा। थायरॉक्सिन किस हार्मोन को कहते हैं, T3 और T4, T3 और T4 को कहते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन के साथ कौन सी डिजीज एसोसिएट होती है, गोइटर। ठीक है, ठीक, अब कॉर्टिकॉइड्स और इंसुलिन था। हमने ये डायबिटीज इंसिपिडस है, यहाँ पे इंसिपिडस। देखो, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। देखो, ग्रोथ हार्मोन एक और डिजीज के साथ रिलेटेड है, किसके साथ, डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये सब तो हो गए। अब इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस से, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो लास्ट में जो बचा हमारा वो है
कॉइडस, जो कि एडिसन्स डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है। सर आपको कैसे पता? देखो यार, मैंने सारा चैप्टर ये पढ़ा है, इसलिए मुझे कार्डियोकाइटिस किस डिजीज के साथ रिलेटेड है ये मुझे पता है, इंसुलिन किस डिजीज के साथ रिलेटेड है ये भी मुझे पता है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो बात थी, एक्चुअली बात जो मुझे बतानी थी, वो ये कि थायरॉक्सिन, ये जो ये चैप्टर है ना, ये जो ये टॉपिक था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना पिछले कई सालों से नीट में बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं कि आप मैच करो, जिनमें ऐसे ऐसे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि आप ए के साथ फर्स्ट वाला रखो, बी के साथ सेकंड वाला, सी के साथ थर्ड, इसी तरह से, या ए के साथ सेकंड, इसी तरह से ऑप्शंस दिए हुए होते हैं और वहाँ पे ऐसे ही मिलाना पड़ता है। ठीक ठीक, यहाँ पे बेसिकली किस पे क्वेश्चन मैंने किस लिए बताया था ये क्वेश्चन, किसकी वजह से? थायरॉक्सिन की वजह से। थायरॉक्सिन किसके साथ एसोसिएटेड होता है? गॉइटर के साथ। ठीक है ठीक। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस स्क्रीन पे डालता हूँ, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से वो सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।